अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर मची हलचल आलमी ताकतों के लिए क्यों अहमियत रखती है, और शिमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे की मंसूबा साजी पर वाशिंगटन और प्योंगयांग में इख्तलाफ राय नुमाया। आज के प्रोग्राम में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ कहां खड़ा है? 2018 के लिए हम इंतखाबात में सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ किरदार पाकिस्तान में प्रिंटिंग के कारोबार के लिए खतरे की घंटी। 100-120 के करीब शिप और गडानी के शिप ब्रेकिंग यार्ड पर खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त मुल्क के अंदर और बाहर रहने वालों की तवज्जो हासिल कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ नैब अदालत में आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस की कार्रवाई का आगाज़ हो गया। इससे पहले एवनफील्ड रेफरेंस केस में 1 साल की सज़ा पाने वाले साबिक वज़ीर आज़म के दामाद मोहम्मद सफदर को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा जुम्मे को पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, जहाँ उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। आइए देखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को एवनफील्ड रेफरेंस केस में 10 साल की सज़ा, जबकि उनकी बेटी मरियम नवाज को 7 साल कैद की सज़ा पर अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है। बहरहाल मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ इस पे कि उन्होंने इन करप्ट माफिया को अंदर किया, और ये हमारे मुल्क के लिए बेहतरी है, हम सब के लिए बेहतरी है। अगर उसने कोई गलती की है उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, मगर सही, मगर ये ना किसी के प्रेशर पे आके तो ये लोग फैसला कोई गलत कर दें। पाकिस्तानी जो लीडर अब आएगा वो ये सोचेगा कि अगर मैं भी इस तरह का गलत काम करूंगा तो मेरे साथ भी इस तरह इफेक्ट हो सकता है। पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे माहौल में होने जा रहे हैं, इस पर ट्रंप इंतजामिया की भी नज़र है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका की सीनियर सफारतकार एलिस वेल्स ने हाल ही में वाशिंगटन में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरी अंदाज से इक़्तिदार का इंतकाल पाकिस्तान की बड़ी कामयाबियों में से है, जिसे दूसरों की तरह हम भी आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। एलिस वेल्स का मजीद कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के सिविलियन इदारों की मजबूती का ख्वाहां है, और हम उसी तनाजुर में पाकिस्तानी क़यादत से सिविल सोसाइटी या मीडिया पर दबाव के हवाले से भी बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और मीडिया की आज़ादी अमेरिका के लिए क्यों अहमियत रखती है, और क्या वो इस ज़मीन में कोई सेहतमंदाना किरदार भी अदा कर सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे स्टिम्सन सेंटर में जनूबी एशियाई उमूर के सीनियर तज्ज़ियाकार समीर लालवानी से। Samir, welcome to View 360. The US administrations in the past have worked with military dictators in Pakistan as well. So why do democracy and transparency matter to the United States? Well, I think that the United States has a theory of stability, and it cares most about stability. And for the most part, the United States and its administration officials believe that democracy begets greater stability. Transparency that comes along with it allows for stable political regime change, and it allows for greater economic development. And so these are sort of the key correlates the United States looks to when it's advancing democracy. सो समीर लालवानी कहते हैं कि जहाँ तक अमेरिका की बात है, यहाँ पे ये राय पाई जाती है कि जमहूरियत जो है उससे एक मुल्क में इस्तेहकाम आता है। इंतकाल इक़्तिदार अगर जमहूरी अंदाज से हो तो न सिर्फ मुल्क मुस्तहकम होता है, बल्कि उसकी मईशत भी बेहतर तरीके से पनपती है, और ये अमेरिका इस चीज़ को सेंटर ऑफ इट्स विजन जो है वो रखता है, और इसलिए वैसी बात करता है। बट व्हाट अबाउट द करंट US एडमिनिस्ट्रेशन? व्हेन वी लुक एट दैट, is this really a Trump administration's goal to promote democracy all over the world and especially in Pakistan? No, it certainly doesn't seem to be a priority for the Trump administration. That said, there are a lot of parts of the U.S. government that sort of operate, I would say, not on their own, but they advance an agenda that has been sort of deep in the U.S. Government psyche for decades. And so it's always been a part of sort of U.S. foreign policy strategy, whether this particular administration trumpets it or not. सो समीर कहते हैं कि जमहूरियत को फ़रोग़ देना ट्रंप इंतज़ामिया की तरजीहात में से तो इस वक्त नुमाया नहीं है, लेकिन ओवरऑल चूँकि ये माजी की अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरजीहात में रही है, अमरीका की खारिजा पॉलिसी का हिस्सा यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बशमुल पाकिस्तान जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए कोशिशें की जाएँ। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तानीज़ डू नॉट टेंड टू अप्रीशिएट US interference, US involvement in Pakistan's internal affairs. What scope do you see at the moment, given Pakistan and US relations right now,
for the US to play any kind of a healthy role in promoting democracy and transparency in Pakistan? So I don't think the U.S. is declaring this particularly loudly. I think it's been very careful not to try to interfere in this process. Pakistan has its own electoral process to go through. And the U.S., I think, has indicated very strongly that it will work with any partner that emerges from this electoral process. So they're committed. They've worked with military leaders, with different political party leaders. They're capable of doing that. Nevertheless, they believe that there's likely to be a better outcome in the relationship and a better outcome for Pakistan if Pakistan commits more to democratic transitions. All right. So समीर कहते हैं कि इस वक्त जो अमेरिकी इंतज़ामिया है वो पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनके बारे में बहुत एहतियात से काम ले रही है, और जिस तरह हमने माजी में भी देखा, पाकिस्तान में जो भी हुकूमत होगी, चाहे वो सिविल क़यादत के हाथ में हो या मिलिट्री क़यादत के हाथ में, अमेरिका उसके साथ काम करने के लिए तैयार होगा, लेकिन इस वक्त एहतियात से कम काम लिया जा रहा है. Let's look at Pakistan's other big partner, which is China. Of course, US has a lot of concerns about the relationship between Pakistan and China, but we've noticed China doesn't seem to make any statements about what is going on inside Pakistan, whether it comes to democracy, whether it comes to media transparency. Is this something that maybe US could replicate? Has China gotten better results than the US on using these? So I think that China also cares about stability. They just have a different theory of stability. And I think what they would privilege more than formal democracy is actual expertise and technical execution of projects and the economic relationship between China and Pakistan. And if that is in jeopardy, I think China would express its concerns probably privately, but it would still express its concerns because it has equities in Pakistan. राइट. सो समीर कहते हैं कि चीन की जो अप्रोच है वो अमेरिका की निस्बत तो पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ रही है, लेकिन चूंकि चीन के भी मफादात पाकिस्तान में, अगर उसको लगा कि उन्हें किसी किस्म का ख़तरा हो रहा है, किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है उन गोल्स को अचीव करने में, तो चीन भी कम अज़ कम प्राइवेटली पाकिस्तान से ज़रूर ये इस बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगा. समीर लालवानी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी रियली अप्रिशिएट योर इनसाइट. Thank you for having me. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. शिमाली थाईलैंड में तकरीबन 2 हफ्ते से गार में फंसी फुटबॉल टीम की जान बचाने का इंतहाई ख़तरनाक इमदादी ऑपरेशन जारी है, जिसमें आज मज़ीद कुछ बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है. इतवार को 20 गोताखोरों ने गारों में 4 किलोमीटर तवील पेचीदा ज़ेर-ए-आब रास्ते से गुजर कर 4 बच्चों को जिंदा निकाल लिया था, और हुकाम का कहना है कि बाकी अफराद को निकालने का ऑपरेशन भी 4 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा. इस कार्रवाई में दुनिया के कई मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों माहिर गोताखोर हिस्सा ले रहे हैं. बच्चे 22 जून को कोच के हमरा सैर के लिए गार में गए थे, जब तेज़ बारिश से गारें पानी से भर गईं, जिससे बच्चे अंदर ही महसूर हो गए. रेस्क्यू कार्रवाई में अब तक थाई बहरिया के एक साबिक गोताखोर की जान भी जा चुकी है. और थाईलैंड के गार में फंसे बच्चों की मदद के लिए अमरीकी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स एक छोटी आबदोज़ का तजर्बा कर रही है. रॉकेट कंपनी के मालिक अमरीकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने एक वीडियो ट्वीट में दिखाया कि लॉस एंजलिस के एक स्कूल में एल्यूमिनियम से बनी एक छोटी आबदोज़ का तजर्बा किया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आबदोज़ एक शख्स को ज़ेर-ए-आब रास्ते से लेके जा रही है, जबकि 2 गोताखोर उसे आगे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं. रेस्क्यू का ये अमल इंतहाई पेचीदा है और हर एक बच्चे को बाहर निकालने में कई घंटे लग जाते हैं, और ख़ासतौर पर मौसम की ख़राबी की वजह से बार बार ये ऑपरेशन रोकने भी पड़ रहे हैं. अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ शिमाली कोरिया के हुकाम के साथ जौहरी प्रोग्राम के ख़ात्मे पर इख्तलाफात का तासुर ज़ायल करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने शिमाली कोरिया के अपने हालिया दौरे को कारामद करार दिया है, जबकि शिमाली कोरिया के सरकारी खबर रसां इदारे ने मुज़ाकरात में अमरीकी रवैये को परेशान कुन कहा है. जापान में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा पॉम्पेओ ने वाज़ेह किया कि कोरियाई ख़ित्ते को जौहरी हथियारों से पाक करने के मानी बहुत वसी हैं, और उनके मुताबिक शिमाली कोरिया के ओहदेदार उससे इख्तलाफ नहीं कर रहे, और यह भी कि ठोस शवाहिद के बगैर जौहरी हथियार तर्क करने का अमल बेमानी है. वाशिंगटन में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शिमाली कोरिया सदर ट्रंप से वादों के बरखिलाफ जौहरी मवाद अब भी तैयार कर रहा है. शिमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक जौहरी हथियारों के खात्मे के लिए मरहलावार और 2 तरफ़ा कोशिशों की ज़रूरत है. माइक पॉम्पेओ एशिया के दौरे पे हैं, जहां शिमाली कोरिया और जापान के बाद वो अब वियतनाम में आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं. दूसरी जानिब अमरीकी अवाम के कई हल्के भले ही इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन ना हो, रिपब्लिकन पार्टी के हामियों में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ उनकी सदारत की बुलंद तरीन सतह पर है, और फ़र्क सिर्फ सियासी वाबस्तगियों की बिना पर ही नहीं, सिन्फ की बुनियाद पर भी नुमाया हो रहा है. मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. ये नारे सारे मुल्क में गूंजे.
जब पिछले हफ्ते अमेरिका की 50 रियासतों में 600 से ज़ायद एहतजाजी रैलीज मुनक्किद हुई। इमिग्रेशन का इशू अक्सर अमरीकियों के लिए एक जज्बाती मामला है और डेमोक्रेट्स के लिए अपनी सपोर्ट को बढ़ाने का एक जरिया भी। इमिग्रेशन ने सियासी मंजरनामे को गरमा दिया है, तो मेरे ख्याल से बहुत से डेमोक्रेट्स को जोश मिला है। हाल ही में किए गए एक गैलप पोल के मुताबिक अपनी सदारत के 18वें माह में सदर ट्रंप की मकबूलियत 42% है। सदर ट्रंप रिपब्लिकन्स के लिए अहम इश्यूज जैसे सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज और टैक्सेस में कटौती पर अपनी हिमायत मजबूत करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत खवातीन में और भी कम हो रही है। इनमें खास तौर से कॉलेज की तालीम ना रखने वाली सफेद फार्म खवातीन शामिल हैं, जिनकी सपोर्ट ने उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया था। ये गैर सियासी खवातीन हैं जिन्होंने ट्रंप की तस्वीर से सजे हैट्स और बैजेस को यहाँ और वहाँ सजाया हुआ था। अनाउंसर ने कहा वो क्या कर सकता था, तो उसने पूछा और इन औरतों में से एक आगे बढ़ी और उसने कहा कि इसमें तब्दीली के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वो इसको तब्दील करने के लिए कुछ नहीं कर सकता? लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत खवातीन में और भी कम हो रही है। इनमें खास तौर से कॉलेज की तालीम ना रखने वाली सफेद फार्म खवातीन भी शामिल हैं, जिनकी सपोर्ट ने उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया था। कुछ लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत मुनफरिद है, जिसने अवाम के बीच एक तरह की तकसीम करने वाली लकीर खींच दी है। बहुत से लोगों के लिए इनके कई इकदामात, इनका जेंडर रूल्स और खास तौर से खवातीन के बारे में बात करने का अंदाज इनके पुराने सपोर्टर्स को इनसे दूर कर रहा है। इसी सर्वे से पता चलता है कि सबसे कम उम्र वोटर्स में वोटिंग की तरजीहात में 40% का जेंडर गैप पाया जाता है। इसके मुताबिक इस ग्रुप में खवातीन की अक्सरियत का इस साल नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस में एक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को वोट डालने का ज्यादा इम्कान है। पेट्सी विडाकुस्वारा के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन आज दूसरी मरतबा 5 साल के लिए हल्फ सदारत उठा रहे हैं। इससे पहले 2016 की नाकाम फौजी बगावत में मुलव्वस होने के शबे में 18,000 सरकारी मुलाजमों को गुज़िश्ता रोज़ बरतरफ कर दिया गया। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ और अहम खबरों की झलकियां देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में। म्यांमार की अदालत ने गिरफ्तार होने वाले रॉयटर्स के सहाफ़ियों के खिलाफ मुल्क के सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम आयद किया है। दोनों सहाफ़ियों को गुज़िश्ता साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया। जुर्म साबित होने पर दोनों को 14 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। दोनों सहाफ़ियों ने इल्जामात की तरदीद की है। जापान में शदीद बारिशों और मिट्टी के तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद 112 हो गई है, जबकि दर्जनों अफराद लापता हैं। बारिश के बाइस कई मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात पेश आए। 56,000 रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। 13 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत दी गई हैं। शुमाली अमरीकी मुल्क हेटी में तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज में हलाकतों की तादाद 3 हो गई है। एहतजाज करने वाले मुसल्लह अफराद ने दुकानों और सरकारी दफातर को आग लगा दी और पार्लियामेंट की इमारत को आग लगाने की धमकी भी दी है। इमलाक को पहुँचने वाले नुकसान का अंदाजा लाखों डॉलर लगाया गया है। स्पेन में बैलों के आगे दौड़ने के 3 रोज़ा सालाना फेस्टिवल के दौरान 13 अफराद जख्मी हो गए हैं। ताहम जख्मी होने वाले किसी बैल की टक्कर से जख्मी नहीं हुए। स्पेन में 400 साल से होने वाला ये पैम्पलोना फेस्टिवल 8 रोज तक जारी रहता है। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इन इंतखाबात में सोशल मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है, लेकिन इससे प्रिंटिंग प्रेस पर क्या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, इस बारे में आइए देखते हैं पेशावर से उमर फारूक की ये रिपोर्ट। ये पेशावर का इलाका जंगी मोहल्ला है। यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस की 20 दुकानें हैं।
माजी के इलेक्शन में यहाँ का कारोबार अपने उरूज पर होता था, मगर अब की बार इलेक्शन सर पर होने के बावजूद कारोबार की रफ्तार में कोई खास इजाफा दिखाई नहीं देता। सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी लोग उस पर ही कैंपेन वगैरह अपनी चला रहे हैं, इस बुनियाद पर बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्लेक्सिस का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो फ्लेक्सिस यहाँ पे लोग प्रिंट करा रहे हैं, बनिस्बत ये पोस्टर्स और इनके लिहाज से बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी इंसान को पड़ता है, वो इस पर काम कर रहे हैं। तकरीबन तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों ने अपने इलेक्शन ऑफिसेज में सोशल मीडिया कैंप्स लगा रखे हैं, जहां से वो अपने हलके की ताज़ा सूरत हाल और अपनी पिछली कारकर्दगी को अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेनिंग के बदलते हुए अंदाज की एक अलामत भी है। सारे लोग मतलब फेसबुक और ट्विटर, व्हाट्सएप इन चीज़ों पे है, मोबाइल की यूज़ बहुत ज़्यादा है। पहले हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी जगह है जहाँ पे टीवी की एक्सेस भी नहीं है, मोबाइल की एक्सेस हर जगह पे है। तो 2018 के लिए हम भी इस टूल को ज़्यादा इस पर रिलाई करते हैं। कैंडिडेट्स जो ना वो लोगों के घरों घरों जाते, मोहल्लों में इस तरह के वो पोस्टर लगवाते, इस तरह हो तो उसकी भी असर हो, थोड़ा बहुत असर तो इसका भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर सोशल मीडिया का होगा, क्योंकि ज़्यादातर अब लोग सोशल मीडिया के थ्रू इन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं और इस तरह फिर कैंपेन भी इस तरह चल रहा होता है। पेजेस, मुख्तलिफ किस्म के पेजेस और ग्रुप्स ये वगैरह बनाए हुए। प्रिंटिंग प्रेस के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि सोशल मीडिया पर इंतखाबी मुहिम चलाने और फ्लेक्स टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार की वजह से पोस्टर्स और स्टिकर्स की छपाई का कारोबार 20% तक रह गया है, जिसमें रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। उमर फारूक, उर्दू VOA, पेशावर। अहम खबरों की तफसीलात के लिए आप जब चाहें आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया के दीगर हिस्सों में रोनमा होने वाले अहम वाक़यात के बारे में बर वक्त मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहीरा अरब के साहिल पर वाक़े गडानी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। जहाज़ों के पुर्जे अलहदा करने से हज़ारों लोगों का रोज़गार भी जुड़ा है। फिर भी गडानी का शुमार काम करने की खतरनाक तरीन जगहों में होता है। नवंबर 2016 में एक ऑयल टैंकर को आग लगने से यहाँ 26 मजदूर हलाक और कई जख्मी हो गए थे। आज गडानी में मजदूर कैसे हालात में काम कर रहे हैं, देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। समंदर की लहरों पर राज करने वाले बहरी जहाज जब अपनी तकनीकी उम्र खत्म कर लेते हैं तो आखिरी पड़ाव के लिए उन साहिली इलाकों पर लाए जाते हैं जहां जहाजों को टुकड़े टुकड़े करने का काम एक सनत का दर्जा रखता है। बहीरा अरब के पानियों को छूता हुआ पाकिस्तान का शहर गडानी भी ऐसे ही शहरों में से एक है। पाकिस्तान में तकरीबन 100-120 के करीब शिप पाकिस्तान में गडानी में आते हैं जो डिसमेंटल होने के लिए। दुनिया में इसलिए 4 मुल्कों में शिप ब्रेकिंग होती है कि हमारा जो हर जगह पे पानी या समंदर की इतनी डेप्थ नहीं होती है जितनी पाकिस्तान में है। जिस तरह की जो शिप ब्रेकिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बराबर है। एक जहाज को 30 से 40 दिन में तोड़ने का ये अमल बहुत से मजदूर मिलकर अंजाम देते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बहरी जहाजों को तोड़ने और रिसाइकिल करने के इस अमल से 12,000 अफराद का रोजगार वाबस्ता है। पाकिस्तान की मजमूई मईशत में इस सनत का हिस्सा तकरीबन $111 मिलियन है, लेकिन अरबों रुपए कमाने वाली इस सनत से वाबस्ता अफराद मुनासिब तरबियत और हिफाजती इक़दाम न होने की वजह से अक्सर हादसात का शिकार रहते हैं। काम तो सारा लोहे का काम है, इसमें धमाके भी होते हैं, आपने खबरों में देखते भी सुनते भी होंगे कि यहाँ महीने में तो 2-3 लोग ऐसे मरते हैं, किसी के ऊपर लोहा गिरता है, कोई बंदा गिरता है। बहुत सख्त और मुश्किल काम है। जैसा सुबह हम लोग यहाँ से घर से निकलते हैं ना तो यही समझते हैं कि शाम को दोबारा घर जा सकते हैं या नहीं, जिंदा या मुर्दा। सर यही जानलेवा काम है। नवंबर 2016 में यहाँ पेश आने वाले एक बड़े हादसे में 26 मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि 60 के करीब जख्मी भी हुए थे। सेफ्टी न होने की वजह से, उनको सही ब्रीफ न करने की वजह से तो ऐसे होते। तो उन्होंने क्या किया कि टैंकर की बशर्ते कि उनकी मुकम्मल सफाई होनी चाहिए थी, उन्होंने बंदे नीचे भी
लगाए थे काम पे और ऊपर भी कटिंग का काम शुरू किया था। इसमें तो वाज़े तौर पर गलती शिबिरकर की है और गलती उस कॉन्ट्रैक्टर की है जो जान बाक हुआ है साने में। लेकिन सबसे बड़ी गलती है हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कि उन्होंने NOC क्यों उनको इशू किया था काम का। इतना बड़ा हादसा होने के बाद कितने लोगों को सजा मिली, ये सवाल अभी तक जवाब तलब है। इस सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि मजदूरों के हालात बदलने पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन कोई दूसरा रोजगार न मिलने की वजह से मजदूर इंतहाई कम मुआवजे पर भी ये खतरनाक काम करने पर मजबूर होते हैं, जिसका फायदा मालकान उठाते हैं। खतरनाक तो हैं, मगर हमारे यहाँ के जो जमादारे हैं, जो सेठ लोग हैं, ओनर हैं, ये सारों ने इसको और ख़तरनाक बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है। मगर हम लोग तो मजबूर हैं, पेट हैं, गुर्बत हैं, तो इस वजह से तो हमें करना है ना। अगर ना करें ये तो दिक्कत दे के हमें बाहर निकालते हैं। हम लोग जो है ख़ुद अपना शिफ्टी बनाते, तालजा बनाते, उसके ऊपर हम बैठते, जो हमारा शागिर्द होते उसने रस्सा पकड़ोते, अगर खुदा न खास्ता इधर उधर हो गया तो बच गया। लेकिन इस सनत से वाबस्ता बाज अफराद के ख्याल में ये सनत मजदूरों की सेहत और आबी हयात को भी मुतासिर कर रही है। तो शिबिर में वाकई बहुत सारे आइटम निकलते हैं। माहौल पे असर है कि यहाँ पे ऑयल होता है, ऑयल को अक्सर समंदर में गिराते हैं, वहाँ पे मछलियों की नस्ल कुशी होती है, तो यहाँ पे अक्सर बीमारी होती है, कारश की बीमारी होती है, सांस की तकलीफ। अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए यहाँ पे तो बच्चा पैदाइशी तौर पर उस दमे का मरीज बन जाता है। इतने खतरात के बावजूद जब कभी जहाज़ों से सामान की मुंतकिली के लिए ट्रेलर्स और कंटेनर्स पर पाबंदी आयद करने की बात की जाती है तो मजदूर परेशान हो जाते हैं। मार्केट में आपको बल्कर और एक कंटेनर अवेलेबल है, अगर कल को ये नहीं मिले, ऑयल टैंकर आए, वो तो फिर हमारे मुल्क में तो बैन लगी हुई है ना, वो बांग्लादेश और इंडिया ले जाएंगे। तो इसका मतलब कि शिप ब्रेकिंग में अगर कल को आलमी मार्केट में बल्कर और एक कंटेनर ना हो तो हमारी शिप ब्रेकिंग बंद हो जाएगी। और गडानी में शिप ब्रेकिंग बंद हुई तो क्या होगा? जब जहाज नहीं होता फिर छुट्टी हो जाती है। पाकिस्तान में पीने का साफ पानी नायाब होता जा रहा है। जो पानी कभी 40 से 60 फुट ज़ेर ज़मीन दस्तयाब होता था, बहुत से इलाकों में अब 300 से 400 फुट नीचे जा चुका है, और जो दस्तयाब है उसमें से बहुत सा आलूदा है। संगीन नौयत का यह मसला पाकिस्तान, भारत, बेल्जियम और फ़लस्तीन के 5 नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया है ताकि वो लोगों को कम कीमत में साफ पानी मुहैया कर सकें। आइए देखते हैं लाहौर से आज का मेड इन पाकिस्तान। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान 2025 में पानी की किल्लत का शिकार हो जाएगा, लेकिन इस सरजमीन पर बसने वाले तो अभी से इसके नताइज भुगतना शुरू हो गए हैं। लाहौर जैसे बड़े शहर के बेशतर इलाकों में पानी की लोड शेडिंग आम है। यही नहीं, घरों में आने वाले पानी के आलूदा होने के बाइस बहुत से शहरियों को मुख्तलिफ इलाकों में लगे फिल्टर प्लांट्स का रुख करना पड़ता है। पानी के लिए कम से कम मुझे कुछ 4-5 किलोमीटर फासला तय करना पड़ता है घर से लेके। मुख्तलिफ अपना फ़िल्टर्स जो लगे हुए हैं उन पे जाता हूँ ढूंढने के लिए कि कोई फ़िल्टर खुला हुआ है पानी के लिए। सरकारी पानी आ रहा है वो तकरीबन नाकस और गंदा होता है, बाज़ का तो साफ़ मिट्टी नज़र आती है, उसमें गंदगी गलाजत नज़र आती है। अली मनान तिरमजी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे हैं। 2017 में वो और उनकी पाकिस्तानी साथी इकरा नदीम यंग सस्टेनेबल इम्पैक्ट प्रोग्राम के जरिए बेल्जियम की डियाना, फ़लस्तीन की डालिया और भारत के अभिषेक नामी 3 इंटरप्रेन्योर्स से मिले और साफ पानी के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। तमाम को फाउंडर्स और 30 रज़ाकार अपने अपने ममालिक से अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं हमें facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।